हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर बैच के अंदर हिंदी में। तो हम लोग आज क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आज करेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले हम लोग आज देखने वाले हैं इसकी समरी इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं, हिंदी में इसीलिए नहीं बच्चों क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि अगर इसके आप हिंदी के शब्द लर्न कर भी लोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे ना वो हमें इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पूरी समरी इंग्लिश में, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अलग अलग तरीके से मार्क करे हैं ताकि आप उन्हें सही से समझ पाओ। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें क्या होगा बच्चा पार्टी, इसमें है हमारे पास नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। और ये जो नेल्सन मंडेला है ना साउथ अफ्रीका वाले, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये उतने ही फेमस हैं जैसे हमारी कंट्री में महात्मा गांधी, वैसे ही वहाँ पर नेल्सन मंडेला। ऐसा क्यों था, बिकॉज यहाँ पर ना एक परेशानी थी जिसका निवारण इन्होंने अपने लोगों को पहुंच दिया है, वो था अपार्थीड का। अबे अपार्थीड क्या है, अपार्थीड का हिंदी में अगर देखा जाए तो नस्लीय विवाद। नस्ल इंसान की ब्रीड होती है, नस्ल होती है ना इंसान की, डॉगी की होती है, वैसे इंसान की भी होती है नस्ल। किसी भी चीज़ की नस्ल को हम लोग ब्रीड कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं, उसकी रेस कहते हैं। तो नस्लवाद की परेशानी या अपार्थीड की परेशानी यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो ये अपार्थीड क्या है बच्चा पार्टी, ये अपार्थीड में दो अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे। एक तो थे वाइट पीपल और एक हमारे पास है यहाँ पर ब्लैक पीपल। ठीक है बच्चा पार्टी, अब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि हुआ क्या। हुआ ये था कि अफ्रीका अपने आप में एक नॉर्मल कंट्री थी। जब यूरोपियंस अपनी जर्नी पे निकले थे दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को ढूंढने के लिए, दुनिया में क्या है, कहाँ पे है, क्यों है, कैसा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जब वो लोग निकले थे, तब उस समय पे उन्होंने क्या किया था, उस समय पे वो आए अफ्रीका में आकर वो सेटल हो गए। और धीरे 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 जैसे उन्होंने इंडिया में अपना दबदबा बनाया था, वैसे ही उन्होंने अफ्रीका में भी अपना दबदबा बना लिया। और फिर वहां पर ये परेशानी शुरू हुई 1910 के अंदर, 1890 के अंदर ये लोग वॉर हार गए थे वाइट से और वाइट डोमिनेशन शुरू हो गई थी। 1910 तक इनकी स्ट्रगल का बहुत बुरा हाल था और 1990 तक आते आते अफ्रीका फ्री हो गया था। अफ्रीका क्या हो गया था, अफ्रीका फ्री हो गया था। अफ्रीका एक फ्री कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। लेकिन ये अपार्थीड क्या है, ये अपार्थीड एक ऐसी स्ट्रगल है जो ब्लैक लोगों ने, जो काले दिखने वाले लोगों ने अपने लिए लॉन्च करी थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये सफ़ेद लोग हमारे ही लैंड के ऊपर आके हमें ही अपना बंदी बनाकर हमारे साथ गलत चीज़ें करते हैं, हमें मारते हैं, हमें इंसानियत नहीं दिखाते, हैवानियत से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए ही लोगों ने मिलकर एक स्ट्रगल शुरू करी जिसको अपार्थीड का नाम दिया गया। और कुछ 80 सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली ये सब लोग जाकर फ्री हो जाते हैं, ये सब लोग मुक्त हो जाते हैं इस वाइट लोगों के डोमिनेशन से। और फिर ये एक ऐसा राज्य इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर वाइट, अभी तक कौन ऊपर थे, अभी तक वाइट ऊपर थे ना, अब वाइट एंड ब्लैक क्या हो गए, वाइट एंड ब्लैक हो गए इक्वल। क्या हो गए, ये हो गए इक्वल्स। अब ये लोग हो गए बराबर, इन्हें किसी के बीच में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी दुख दर्द परेशानी झेलने की दिक्कत नहीं थी। ये सब लोग आ गए एक ही बराबर लेवल के ऊपर, ब्लैक एंड वाइट्स पर इक्वल इन द न्यू कंट्री। नई कंट्री के अंदर ब्लैक्स और वाइट्स दोनों ही लोग बराबर थे। और वो नेल्सन मंडेला ने करके दिखाया था, दोनों कैटेगरीज को बराबर करवा दिया था, कर दिया था। नेशनल एंथम्स अलग अलग करके दोनों को साथ में ले आए। दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे इनके, एक थॉबो म्बेकी थे और दूसरे थे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दूसरे का नाम, बट जैसे मुझे याद आएगा लेट यू नो। तो इन लोगों ने दो वो बनाए थे अपने वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए थे। एंड द रीजन वाई इन्होंने दो वाइस प्रेसिडेंट्स रखे थे अपने पास, सो दैट ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये लोगों को दिखा सके कि ठीक है हम तुम्हें बराबर तरीके से ट्रीट करते हैं, हम तुम लोगों को बराबर मानते हैं, हमारे मन में तुम लोगों को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
हाँ जी, तो हम लोगों ने किया कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने जान के ही दो वाइस प्रेसिडेंट्स रखे थे ताकि वो दोनों लोगों को दिखा सके, ब्लैक्स एंड वाइट्स को, कि हम तुम्हें बराबर मानते हैं। तो एक तो थे थाबो एम्बेकी और दूसरे का नाम या मिस्टर दे क्लर्क। तो उन लोगों ने दो प्रेसिडेंट रखे थे, वाइस प्रेसिडेंट थाबो एम्बेकी और मिस्टर दे क्लर्क। और ये दोनों ही व्यक्तियों को रखने का लॉजिक ये था ताकि वो ब्लैक्स और वाइट्स दोनों को दिखा सके कि हमारी देश में अब ये लोकतंत्र में दोनों लोग बराबर हैं। आप शक्ल के काले हो, आप शक्ल से गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब आप साउथ अफ्रीका में हो तो अब आप बराबर हो। तो अब हमने क्या करना है, वही हमने अपनी समरी देखनी है चैप्टर की, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है। तो समरी क्या है, द स्वेरिंग इन सेरेमनी। सबसे पहले स्टोरी जो है ना वो शुरू होती है 10 मई के दिन पे, जिसमें कहते हैं मिस्टर जो हमारे वो थे नेल्सन मंडेला, वो बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि 10 मई को बहुत सारे लोग उनके सामने वहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आए हैं, डिग्निफाइड लोग, सारे के सारे ऑफिशियल्स इकट्ठे हुए हैं उनकी इस कंट्री की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। और स्वेरिंग सेरेमनी वाले दिन वो बताते हैं कि वो अपनी डॉटर जिनका नाम है ज़ेनानी, उनके साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बहुत ही प्राउड सी फीलिंग हो रही थी क्योंकि वो फर्स्ट वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। और उस समय पे मिस्टर दे क्लर्क को उन्होंने पहला वो बनाया था, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया था। और उसके बाद थाबो एम्बेकी जो थे उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट के फॉर्म में, डेप्यूटी प्रेसिडेंट के फॉर्म में स्वर्न किया था, यानी अपनी शपथ ली थी। इट वॉज दी ऑथर्स टर्न देन। वो बताते हैं कि उन्होंने उस समय पे प्रेसिडेंट होने वाली ओथ ली और उन्होंने प्लेज किया, यानी क्या किया, उन्होंने शपथ ली कि वो अपने देश के लिए काम करेंगे और अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके रखेंगे, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो मान्यता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी जो मान्यता होगी उसको बनाकर रखेंगे। इस चीज़ को देखेंगे कि सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, उसमें जो जो लिखा गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस उन सबका पालन किया जा रहा है, उल्लंघन नहीं। He also pledged to devote himself। उन्होंने वो किया कि वो अपने आप को समर्पित कर देंगे पूरे देश के लिए, जो भी उनकी ज़िंदगी बची है, टू द वेलबींग ऑफ द पीपल। वो लोगों के भले के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देंगे। तो ऑथर ने, यानी जो हमारे ये है नेल्सन मंडेला, इन्होंने लोगों को कैसे एड्रेस किया, जब वो मिले लोगों से, जब उन्होंने स्पीच देने की बारी आई तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हमारे देश में एक न्यू बॉर्न लिबर्टी है। लिबर्टी माने फ्रीडम। उन्होंने बोला कि हमारे देश को भी नई नई फ्रीडम मिली है। उन्होंने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट उस दिन वहाँ पर आए थे उन सबको शुक्रिया बोला और उन्होंने ये भी बोला कि वो हम बड़ा खुश हैं, या वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि जितने भी कंट्रीमैन हैं उनकी खुशी में वो लोग शामिल होने आए हैं। बिकॉज साउथ अफ्रीका कुछ सालों पहले एक ऐसी कंट्री थी जिसे पूरे वर्ल्ड ने बॉयकॉट कर दिया था, जिसमें इस दुनिया ने साउथ अफ्रीका को हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया था। लोगों ने बोला था कि हम तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, तो साउथ अफ्रीका अकेला पड़ गया था। लेकिन क्योंकि अब साउथ अफ्रीका एक फ्री कंट्री बन चुका है, जितने भी लोग हैं वो सब नेल्सन मंडेला को मिलने आए हैं, उनको थैंक यू नहीं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने उन सबका थैंक यू बोला और ये भी बताया कि ये जो उनकी कंट्री फ्री हुई है ना, ये उनकी कॉमन विक्ट्री है, या कह सकते हो कि ये उनकी कॉमन जीत है। किसके लिए? जस्टिस के लिए, कि इंसाफ मिल चुका है, ये काले गोरे का भेदभाव खत्म हो चुका है, पीस अब सोसाइटी में रहेगा और ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की इंसानियत अब बनी रहेगी, किसी भी इंसान को जानवर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी होगी न्यूयॉर्क करके, जिसके अंदर नील नितिन मुकेश, जॉन इब्राहिम और चित्रांगदा सेन थे, जिसमें वो बड़ा अच्छा गाना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, बहुत अच्छा गाना है वो, सुन के देखना। तो उसके अंदर किस तरीके से, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें 9/11 वाले अटैक के लिए नील नितिन मुकेश को उस मूवी में अरेस्ट कर लेते हैं सस्पेक्ट करके, और उसे एक छोटे से बक्से में रखते हैं और लिटरली लोग आ रहे हैं उसके ऊपर वॉशरूम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल था, खाना नहीं दे रहे, उसको हाल ख़राब कर रहे हैं। हमारी कंट्री का सरबजीत ही ले लो जो बाहर गया था। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के साथ बुरी बुरी सिचुएशंस होती हैं। और वैसे ही सारे के सारे जितने भी ब्लैक्स थे वहाँ पर, जितने भी साउथ अफ्रीकन नेटिव्स थे, जो थोड़े डार्क स्किन्ड लोग थे, आई नॉट से ब्लैक बिकॉज ब्लैक बहुत डेरोगेटरी हो जाता है, आई से डार्क स्किन्ड लोग जो थे ना वहाँ पर, उन सबको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। He pledged to liberate his people। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने लोगों को, उन्हें फ्रीडम तो दिला दी, पॉलिटिकल फ्रीडम तो उन्हें मिल चुकी है, अब वो देश में देशवासी की तरह रह सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट होगा, राइट टू फ्रीडम होगा, वो जहाँ चाहे आ सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अब समय आ गया है कि उन्हें इंसानों को जो लेवल में जो इन्हें साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, अब समय आ गया है कि हमने बड़ी फ्रीडम तो अचीव कर ली है, लेकिन
अभी भी गरीबी, भुखमरी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सब से भी उन्हें अपने लोगों को मुक्त कराना था। उन्होंने बोला कि अब बड़ी वाली फ्रीडम तो हम गेन कर चुके हैं, अब समय आ गया है इस फ्रीडम को भी गेन करने का। अब ये फ्रीडम भी हम अपने हाथों में ले जाएंगे। डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, जब महात्मा गांधी कह रही हूँ, नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच दे देते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद ही साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन प्लेन्स जो है वो आसमान से उड़ने लगते हैं उनकी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, एम्फी थिएटर जहाँ पे उनकी ये सेरेमनी चल रही थी। इट वॉज द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और वो ये कहते हैं कि ये जो प्लेन उड़ रहे हैं ना आसमान में, ये प्रतीक है इस चीज का कि कंट्री की जो आर्मी है वो भी हमारे रूल के साथ खुश है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जहां पर जो मिलिट्री होती है ना किसी भी कंट्री की, वो खुश नहीं होती। वो क्यों खुश नहीं होती? वो खुश इसीलिए नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट लाइक देयर रूलर, उन्हें उनका रूलर राजा पसंद नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री भी उनके वहां से उनका सपोर्ट कर रही है, वो दिखाता है कि वो लोग भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और वो खुश है हमारे रूल से, इस न्यू गवर्नमेंट से। देन दी हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स, जिनकी पूरी छाती पे ऐसे वो मेडल्स ही मेडल्स लगे हैं, वो भी ऑथर को सल्यूट कर रहे थे। यानी वो भी हमारे जो नेल्सन मंडेला है उनको सलाम ठोक रहे थे वो। और ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले इनको, क्या नाम है हमारे, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनका साथ बुरा हाल कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो आज उनको सलाम कर रहे हैं। He thought that they would have arrested him a few years before, और उस समय उनके दिमाग में आ रहा था कि कुछ साल पहले होता तो शायद ये लोग मुझे कब का अरेस्ट कर चुके होते, मैं यहाँ पे अभी इनके सामने इस तरीके से ना खड़ा होता। सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, उसके बाद वो लोग 2 नेशनल एंथम्स गाते हैं और ये 2 नेशनल एंथम प्रतीक था दिखाने का, या इस चीज का प्रतीक था कि वह दोनों ही कलर के लोगों को, भले ही वो काले हों या भले ही वो गोरे हों, उन दोनों को बराबर तरीके से समानता से उनको हैंडल करेंगे पूरे साल, अपने पूरे जिंदगी अपने देश में। कोसी सिकलेल ई अफ्रीका एंड द ब्लैक्स sang these theme. These formed the old anthem. These formed the old anthems of the republic. और these theme जो है ना, ये इनका पुराने वाला एंथम था। नी सिकलेल, कोसी सिकलेल ई अफ्रीका करके कंप्लीट था और ये इनका नया एंथम था। और यहाँ पे उस समय पे वो कहते हैं कि दोनों एंथम्स लोगों को नहीं आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पता था, इस चीज़ पे उनको दृढ़ विश्वास था कि आने वाले समय के अंदर लोगों को ये एंथम्स ज़रूर आ जाएंगे। दे विल लर्न व्हाट द डिफरेंट एंथम्स आर। ये दोनों एंथम्स कौन से हैं। फिर ऑथर के क्या ख्याल थे उस दिन, जब जैसे होता है ना हम किसी की शादी में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आ रहे होते हैं कि यार पता है इनके साथ हमने कितना एंजॉय किया था, इनके साथ हमने कितनी मस्ती करी थी। वैसे ही नेल्सन मंडेला के दिमाग में ना उस दिन अपनी हिस्ट्री के पॉइंट आ रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को झेला है, किस तरीके से हमने इस परेशानी को झेला और अब हम कैसे अपने आप को इस परेशानी से बाहर ला सकते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री। उस दिन वो अपनी हिस्ट्री को याद कर रहे थे। इन द फर्स्ट डेकेड, यानी 1910 के दशक के अंदर साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे उन्हें दे पैक्ड देयर डिफरेंसेस विद द ब्लैक स्किन्ड पीपल। उस टाइम पे उन्होंने अपने डिफरेंसेस जो थे वो ब्लैक स्किन लोगों के साथ ठीक करे थे। दे बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियर, खराब करे थे, पैच्ड अप, स्पॉइल्ड अप, उन्होंने खराब करे थे अपने सारे के सारे रिलेशंस। किसके साथ? ब्लैक्स और वाइट्स के रिलेशन उस साल खराब हो गए थे। किस में हुए थे? एक प्रॉपर वॉर का नाम आप लोग लिख लेंगे, एंग्लो बोर वॉर। इसमें हुए थे एंग्लो बोर वॉर के अंदर उनके लोगों के डिफरेंसेस बढ़ गए थे। वहां पर वाइट्स ने सुपीरियोरिटी का सिस्टम बना लिया था कि हम ऊपर तुम नीचे। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट सोसाइटीज। और उस समय तक इतनी निर्दयता किसी भी सोसाइटी में नहीं देखी गई थी जितनी ज्यादा उस समय पे ब्लैक्स और वाइट्स के अंदर थी। वाइट्स ने एक्चुअली ब्लैक्स को इंसान नहीं समझा, दे ट्रीटेड देम वेरी वेरी बैडली। दिस सिस्टम हैड नाउ स्टूड ओवरटर्न। लेकिन वो सिस्टम जो कुछ 80 से 100 साल लोगों को परेशान किया, वो सिस्टम अब ओवरटर्न कर दिया गया है, यानी उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। नाउ इट वॉज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। लेकिन अब सिस्टम क्या है? अब सिस्टम ऐसा है कि आप काले हो, गोरे हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर आप साउथ अफ्रीका में रहते हो तो आपको बराबर तरीके की ही ट्रीटमेंट दी जाएगी। यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड इन अ इक्वल वे, इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ के हो, कैसे हो। ऑथर के मन में एक रिग्रेट था। वो क्या था?
The auspicious day came after the sacrifices of thousands of people. अब जैसे हमारी कंट्री के अंदर सरोजनी नायडू, हाँ, और कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तांतिया टोपे, बहादुर शाह जफर, ऐसे बहुत सारे राजा, हमारे कौन है वो, शिवाजी महाराज, बहुत सारे ऐसे राजाज या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमारी कंट्री को ऊपर रखने के लिए, या हमारी कंट्री को एक अच्छी वो देने के लिए, इमेज देने के लिए, हमारी कंट्री को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे, जिन्होंने दी है अपनी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए कि ठीक है, हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका भी किसी दिन फ्री हो, हम जैसे लोगों को भी एक बराबर रिकॉग्निशन मिले, हम लोगों को भी एक ओहदा मिले जितना बाकी लोगों को मिलता है। तो उस दिन नेल्सन मंडेला के दिमाग में एक बड़ा ही दुख था इस चीज़ का कि जिन लोगों ने एक्चुअली हमारे देश को फ्री कराने में मदद की है वो आज उस फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए नहीं है। या तो उन्होंने अपनी जान या जिंदगी जो भी है उन लोगों ने कुर्बान कर दी हमारे देश को बचाने में, फाइट्स को देश से निकालने में और हमारे रूल को लाने में, या फिर नेचुरली दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई। तो वो उन सब लोगों को याद करते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि काश वो लोग होते, वो तो हमें इस फ्रीडम को एंजॉय करने का और मज़ा आता, ताकि उन्हें पता लगता कि आपके संघर्ष और आपकी मेहनत की वजह से ही हम आज यहाँ पर आए हैं। और वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं सम ऑफ ऑल दोज पीपल हूँ, जिन लोगों ने भी मेहनत करी करते गए, अल्टीमेटली जब देश को फ्रीडम मिली तो उस समय पे मेरा भी योगदान उसमें रहा। जो काम उन्होंने किया, मेरा काम सिर्फ इतना रहा कि सबकी मेहनत को मैंने कंसोलिडेट करके या इकट्ठा करके मैंने देश को फ्री कराने में उन लोगों की मदद की है। वो बड़े पेंड थे, यानी वो काफ़ी दुखी थे इस चीज़ को लेकर कि वो लोग अब दुनिया में नहीं है, और वो उन्हें सामने से साक्षात से उन्हें शुक्रिया नहीं बोल सकते कि जो भी आपने हमारे देश के लिए किया। इसमें कुछ नाम थे, वॉल्टर सिसिल, वॉल्टर और यूसुफ डाडोस। ग्राहम फिशर्स, ये कुछ नाम आप लोग याद रखेंगे जो आप लोगों के लोग थे जिनको ये थैंक यू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। और फिर उन्हें अपने वो फ्रीडम फाइटर्स भी याद आते हैं, जैसे इसमें लिखे हुए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ लॉन्ग लास्टिंग वुंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल। अब वो जो भी उन लोगों के साथ हुआ, उनका इतना डीप इम्पैक्ट था उनके लोगों के दिलों के ऊपर कि वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाए। तो वो बताते हैं कि लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जितना दबाने की कोशिश की गई, लोगों ने एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं सही बोल रही हूँ, हाँ, ये चीज़ उन्हें लगता नहीं था कि होगा। जैसे होता है ना, हम किसी भी चीज़ को जितना भी दबाते हैं, स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग को जितना नीचे दबाओगे वो उतनी तेज से ऊपर उछलेगा, वैसे ही ये लोग थे, जितना तुम इन्हें दबाने की कोशिश करोगे वो उतना राइज एंड शाइन करेंगे। तो वो बताते हैं कि लोगों को लगातार लगता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जितना हम लोगों को दबाया गया उतने ही अच्छे फ्रीडम फाइटर्स हम लोगों ने निकाले। दे वर लाइक ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डाडोस एटसेट्रा। They were men of uncommon courage. जैसा दिमाग, जैसा करेज, जैसी शक्ति या जैसी दृढ़ता उन लोगों के अंदर थी ना, वैसी हम लोगों के अंदर तो नहीं है। जितने विजडम, जितने समझदार वो थे, जितने समझदार वो थे, वो कहते हैं हम तो हो ही नहीं सकते। The country was rich in minerals, but the greatest wealth was its people. वो कहते हैं जिस तरीके से, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं बताती आई हूँ, आप लोग अपने आंसर्स में डाल सकते हो। आप लोगों ने देखा है ना, लाइक आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया है, देखा भी है। जैसे डायमंड होता है, डायमंड क्या है, डायमंड अल्टीमेटली बस एक पीस ऑफ कार्बन ही तो है, वो कार्बन का ही तो एक पीस है। लेकिन जब उसे अंडर प्रेशर रखा जाता है, जब उसको बहुत टाइम तक उस पर प्रेशर डालते जाओ, तो वही कार्बन का पीस बहुत टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद ही बदल के क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। यानी किसी भी कार्बन के पीस को अगर आप प्रेशर डालते हो तो वो डायमंड में बदल जाता है। वो एक बेकार की चीज़ से एक वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस चीज़ में चेंज हो जाता है। वैसे ही ये लोग थे, कहने को कोयला लेकिन दिल के डायमंड। दे वर द डायमंड्स ऑफ द कंट्री। तो इसे वैसे हमारी कंट्री मिनरल्स में बहुत रिच है, लेकिन मेरे हिसाब से कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो कंट्री की सबसे रिचेस्ट चीज़ है, वो उसके लोग हैं जो डायमंड जैसे हैं, जिन्हें समझा कार्बन जाता है लेकिन क्या है, वो डायमंड्स है। फिर वो डेफिनेशन ऑफ करेज बताते हैं, शक्ति की जो
डेफिनेशन है उसको बताते हैं। वो कहते हैं वो इन्हीं लोगों से उन्होंने सीखा है करेज का अर्थ क्या है। उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्क करी है, इन लोगों ने, दे रिस्क देयर लाइव्स। बस एक आइडिया है कि हमें फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम मिली नहीं है, फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस दिमाग में एक गोल है कि फ्रीडम होगी तो जिंदगी ऐसी होगी। उसके लिए लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। दे अग्री टू द फैक्ट कि वो लोग मर जाएंगे। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, बोन ब्रेकिंग टॉर्चर, इतना टॉर्चर कि पीट पीट के इंसान को ऐसा कर दिया कि वो जिंदा ही ना रह सके। एंड एक्चुअली ऐसे भी इंस्टांसेस होते थे कि लोगों को ना वाइट टॉर्चर करते थे, ब्लैक टॉर्चर करते थे। वाइट टॉर्चर का मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद रूम में डाल दो इंसान को, बत्तियां वाइट हैं, कमरा वाइट है, कपड़े वाइट हैं, बहुत ज़्यादा वाइट है, बंदा डिप्रेशन से मर जाएगा। अब बंदे को बिल्कुल अंधेरे में डाल दो, 5-5 दिन 7-7 दिन उसे काल कोठरी में बंद करके रखो जहाँ कुछ नहीं दिखता अंधेरे के अलावा, खाना मिलता है 2 दिन में एक बार, वो भी ख़राब सा, वॉशरूम भी वहीं करो, बैठो भी वहीं, खाओ भी वहीं, सो भी वहीं, सब कुछ वहीं करो। ऐसे ऐसे टॉर्चर्स ब्लैक्स के साथ किए गए हैं। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर। उन्हें पता लगता है वहां से कि करेज जो होता है ना, इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। उनके हिसाब से करेज का मतलब ये नहीं कि अगर आप डरते नहीं हो तो आप करेजियस हो, नहीं। डर एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और किसी में भी आ सकती है। अगर आप डरते भी हो लेकिन आपको पता है कि आपको अपने डर को कैसे कॉन्कर करना है, अगर आपको ये पता है कि अपने डर पे कैसे काबू पाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन वो हमें इस चैप्टर में समझाते हैं। और फिर वो साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं कि इंसान जो होता है ना, ही इज केपेबल ऑफ लव। जिस तरीके से इंसान को हेट्रेड सिखाई जाती है, जब से इंसान पैदा होता है ना, जब से इंसान छोटा बच्चा होता है, तब से उसके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, तब से उसको ये चीज़ सिखाई जाती है कि दुनिया जो है ना वो बहुत ही क्रूअल है। उसको बचपन से यही सिखाया जाता है कि दुनिया जो है ना वो अच्छी जगह नहीं है, इससे नफरत करो, इसको ऐसे बिहेव करो, इसके साथ ऐसे रहो वैसे रहो। लेकिन कोई भी किसी को ये नहीं सिखाता कि दुनिया में प्यार की क्या वैल्यू है। कोई दुनिया में ये नहीं बताता कि प्यार की क्या वैल्यू है, और ना ही कोई ये सिखाता है कि प्यार सामने वाले से करो, बिहेव नाइसली टू द अदर पर्सन। तो वही चीज़ वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है ना, जब वो पैदा होता है तो वो किसी को भी हेट करते हुए पैदा नहीं होता जस्ट बिकॉज कि उसका रंग अलग है, रिलीजन अदर है। हम जिस तरीके से बच्चों को बचपन से उनके दिमाग में चीज़ों को डाल डाल के हेट करना सिखाते हैं, तो वैसे ही हम उन्हें प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं। बिकॉज लव जैसी फीलिंग जो है ना वो इंसान के ह्यूमन हार्ट में ईजिली आ जाती है, जहाँ पर गुस्सा जो है उसको डालने में इंसान के दिमाग में बहुत ही टाइम लगता है। फिर वो अपना भी केस बताते हैं कि उन्हें जब वो जेल में थे तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन उस बुरे व्यवहार में भी उन्हें सिर्फ एक चीज़ जिंदा रख रही थी, एक ही चीज़ उन्हें उम्मीद दे रही थी, वहाँ का गार्ड। वो कहते हैं जब भी मैं उस गार्ड की आंखों में देखता था ना, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ इंसानियत दिख जाती थी। तो मुझे एक छोटा सा हिंट ऑफ इंसानियत थी ना उस बंदे की आंखों में, इसे वही मेरे लिए काफ़ी था। वहीं से मुझे ये पता लग जाता है कि इंसान में अच्छाई होती है। इंसान की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है that can be dull, जो छुप सकती है, that can be hidden but can never extinguish। इंसान की goodness is a flame that can be dull and that can be hidden but can never extinguish। कि वो छुप सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती, छुप सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती, बुझ नहीं सकती। But he saw the humanity in the hearts of the guards, it was man's essential goodness। कहते, लेकिन जब उस बंदे की आंखों में वो इंसानियत को देखते थे तब उन्हें रियलाइज होता था कि इंसानियत या अच्छाई जो है वो इंसान के मन में एक फ्लेम जैसी है। ये बुक में लिखी हुई है लाइन कि लिख लेना, अ मैन्स गुडनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ मैन्स गुडनेस इज लाइक अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। छुप सकती है लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होगी, यानी कभी भी बुझेगी नहीं। अब इंसान की ड्यूटी के बारे में भी बात करते हैं कि एक इंसान की क्या ड्यूटी होती है। वो कहते हैं हर इंसान की लाइफ में ना ट्विन ड्यूटीज या ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या होती हैं? ट्विन ड्यूटीज होती हैं या ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। कुछ दो उसकी जब वो होती हैं जिम्मेदारियां होती हैं उसकी ज़िंदगी में। एक तो अपने परिवार की तरफ और दूसरा अपनी कम्युनिटी, अपने राज्य की तरफ, अपने दोस्तों के, अपने देश की तरफ, अपने कौम की तरफ।
The author found it difficult to fulfill these two duties. वो कहते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते होगे तो आप दोनों ड्यूटीज को साइड बाय साइड फुलफिल कर सकते हो. आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि आपके देशवासियों को कोई भी परेशानी आपसे नहीं हो रही. लेकिन इसे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में और मुझ जैसे इंसान में जो काला भी है और गरीब भी है, जो डार्क स्किन्ड भी है और गरीब भी है, इसे मेरे जैसे इंसान के लिए दोनों ड्यूटीज, घर वालों का भी ध्यान रखना और देश की तरफ अपने कर्तव्य को पूरा करना, दोनों एक बारी में नहीं हो सकते थे. इट वॉज बिकॉज अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड. क्योंकि जो इंसान थोड़ा डार्क स्किन्ड है उसे पनिश कर दिया जाता था अगर वो एक इंसान की तरह भी रहे, मतलब एक्चुअल जानवर बनाकर रखा गया है जितने भी साउथ अफ्रीकन लोग थे. Such a man was forced to live apart from his own people. जबरदस्ती इनको आइसोलेट करते थे, जबरदस्ती इनको अलग करते थे इनके लोगों से, ताकि वो ऑब्वियसली अपने घर से दूर है तो ना तो वो अपनी फैमिली की ड्यूटी पूरी कर पाता था और ना ही अपने लोगों के लिए कुछ कर पाता था. लास्ट में वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से दबने वाला ऑप्रेस्ड उस बेचारे की तो फ्रीडम चली ही गई, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी के अंदर जीने वाला, उसकी जिंदगी तो चली गई है, वो तो दब चुका है, वो तो बेचारे की जिंदगी खराब है ही, लेकिन जो उसको दबा रहा है, दबाने वाला, लेकिन जो उसको दबा रहा है, जो उसकी जिंदगी को खराब कर रहा है, वो दोनों ही ह्यूमैनिटी से दूर हैं, वो दोनों ही इंसानियत से परे हैं. एक तो इसीलिए बिकॉज उसकी जिंदगी ऐसी है, उसको जबरदस्ती उस सिचुएशन में डाला जा रहा है. दूसरा इसीलिए क्योंकि वो उस सामने वाले को जबरदस्ती उस सिचुएशन में डाल रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो ये चीज को समझ ही नहीं सकता कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैं गलत कर रहा हूं अगर मैं सामने वाले की फ्रीडम को छीन रहा हूं, अगर उससे मैं अगर उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन रहा हूं तो मैं बड़ा ही गलत काम कर रहा हूं. The author knew कि ऑप्रेसर यानी दबाने वाला must be liberated, उसको भी फ्री कराना बहुत जरूरी है जैसे ऑप्रेस्ड को, क्योंकि एक आदमी जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन ले becomes the hated, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको उससे सब नफरत करते हैं. No one is free if he is taking somebody else's freedom. एक ऐसा इंसान जिसकी फ्रीडम जा रही है वो तो वैसे ही फ्री नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जिसकी फ्रीडम जो ले रहा है वो भी फ्री नहीं है. वो क्यों फ्री नहीं है? वो फ्री नहीं है अपनी किस चीज से? वो अपनी छोटी सोच से, वो अपनी नैरो माइंडेडनेस से, और वो किस चीज से घिरा हुआ है? वो घिरा हुआ है अपनी हेटरेट से. हम लोगों ने फायर एंड आइस के अंदर हेटरेट देखा था ना, कि हेटरेट के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता, वही था. वाइट्स को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखता था, तो वो भी वो भी फ्री नहीं थे. उन्होंने फिजिकली बाकी लोगों को बांध रखा था, लेकिन मेंटली वो खुद बंधे हुए थे. किसके अंदर? वो अपनी पुरानी सोच, धकियानुसी सोच और अपने नफरत की बेड़ियों में कसे हुए थे. बोथ द ऑप्रेसर, दबाने वाला और दबने वाला, आर रॉब्ड ऑफ देयर फ्रीडम, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड देयर फ्रीडम. एक को मानसिक और एक को शारीरिक फ्रीडम, स्वतंत्रता, दोनों ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑप्रेस्ड हैं. दोनों के दोनों किसी ना किसी तरीके से बंधे हुए हैं किसी ना किसी चीज से, या तो अपनी सोच से या फिर जेन्युइन लाइफ में. आई होप यहाँ तक ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक समरी में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा. चलिए बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर के सवाल कि इस चैप्टर में से हमें क्या क्या पूछा जा सकता है. हाउ कैन यू से दैट 10 May इज द ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? देखो, ऑटम डे यानी पतझड़ की ऋतु में क्या फर्क होता है? ऑटम डे वाले दिन क्या होता है? सारी की सारी पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई पत्तियां उगने लग जाती हैं. वैसे ही यहाँ पर जो पुराना सिस्टम था वो चला गया और नया सिस्टम अब इनके देश के अंदर शुरू होने जा रहा है. वो कहते हैं मंडेला ने 10 मई को दैट लवली ऑटम डे बोला है, बिकॉज इस दिन पे जिस तरीके से पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं, वैसे ही इनका फॉल ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन रेस एंड क्रीड, यानी किसके ऊपर देखा गया? जिस तरीके से जाति और पंथ के आधार के ऊपर जो शासन प्रणाली थी उसका पतन देखा गया, यानी वो शासन प्रणाली, उस तरीके की जो गवर्नेंस थी वो खत्म हो गई. Just as trees shed their old and worn out leaves in autumn, so were oppressive policies practiced in South Africa shed. जिस तरीके से पेड़ अपनी सूखी और पुरानी पत्तियों को झाड़ देता है, उसी तरीके से ऑपरेसिव पॉलिसीज जो थी साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करी जा रही थी वो भी शेड हो जाती हैं, यानी एंड हो जाती हैं, और नए और फ्रेश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को के लिए रास्ता बना देती हैं. वो कहते हैं जिस तरह पर
पेड़ शरद ऋतु में अपने पुराने और घिसे पिटे पत्तों को गिरा देते हैं, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित दमनकारी नीतियों का एक नई लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार के लिए जगह बना ली थी। यानी एक गैर नस्लीय यानी नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए, नॉन रेशियल का मतलब हो गया ऐसी गवर्नमेंट जो किसी को अंदर भी भेदभाव नहीं करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर या रिलीजन। Why had the international leaders gathered on South African soil? वो जितने भी अफ्रीकन लीडर्स थे वो क्यों आए थे? इंटरनेशनल लीडर्स had gathered on South African soil कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए किसको? नेल्सन मंडेला और उनकी टीम को। किसके ऊपर? क्योंकि उनकी जो विक्ट्री थी, वो लोग जीत गए थे। उनकी जो जीत थी इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, रेसिज्म के अगेंस्ट, नस्लवाद के अगेंस्ट जो उनकी लड़ाई थी उसमें वो लोग जीत गए थे। They were guests at the installation ceremony. वो सेरेमनी में, इनॉग्रेशन सेरेमनी में उस गवर्नमेंट की वहां पर गेस्ट के तौर पर आए थे। फॉर द न्यूली इलेक्टेड, नई इलेक्ट करी हुई, यानी डेमोक्रेसी आ गई है वहां पर, लोकतंत्र आ गया है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्या वर्ड यूज देखा था हमने इसके लिए? गैर नस्लीय सरकार। दिस गैदर्ड सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन इन द राइट्स ऑफ ब्लैक, और यहाँ से ब्लैक कम्युनिटी के जो राइट्स थे उनकी बात की गई इन साउथ अफ्रीका बाय द पॉलिटिकल एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी हमारी दुनिया की प्रणालियां थी उन सब ने इस चीज़ की सराहना करी कि किस तरीके से अब जो डार्क स्किन्ड लोग हैं, कलर्ड स्किन लोग हैं उनको भी राइट्स मिल जाएंगे। नस्लवाद के खिलाफ अपने संघर्ष की जीत पर नेल्सन मंडेला और उनकी टीम को बधाई देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेता दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एकत्रित हुए थे। वे निर्वाचित लोकतंत्र को गैर नस्लीय सरकार की स्थापना समारोह में अतिथि थे, वहां सब में गेस्ट थे। इस सभा में दुनिया के राजनीतिक एजेंसियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत समुदाय, यानी जो ब्लैक पीपल हैं, अश्वेत मतलब जो वाइट नहीं है, यानी जो ब्लैक कम्युनिटी है, के अधिकारों की मान्यता देने को संकेत दिया कि आज के बाद हम लोग भी वर्ल्ड में भी इन लोगों को पूरे राइट्स दे देंगे। What does Mandela thank? Why does Mandela thank the international leaders for? नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों शुक्रिया अदा किया? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोला कि वो लोग यहाँ पे हैविंग ग्रेस्ड द ओकेजन, मतलब दे केम हियर, कि वो लोग यहाँ पर जो आए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने जो अपनी वो लगाई है, अटेंडेंस लगाई है, यहाँ पे जो अपनी स्थापना दिखाई है, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेता को धन्यवाद किया। इस ऐतिहासिक दिन पर उनकी उपस्थिति ने साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समानता का समर्थन करता है और अन्याय और भेदभाव पर अपनी जीत को स्वीकार करता है। और ये लोगों के आने को वो ये दिखाते हैं, हिस्टोरिक डे ये चीज़ प्रूव करता है कि अगर इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ आए हैं यानी वो इस इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं और उनकी जीत को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने इनजस्टिस, यानी उन लोगों ने जो उनके साथ नाइंसाफी करी जा रही थी और जो भेदभाव किया जा रहा था, उसके ऊपर उन लोगों की जीत आज हो गई है। उस जीत की सराहना करने के लिए, उस जीत को स्वीकार करने के लिए ही उस जीत को स्वीकार करने के लिए ही वो यहाँ पर आए हैं, दिखाते हैं कि वो उस चीज को स्वीकार करते हैं। The countries of these representatives had earlier severed diplomatic relation with the white regime. मतलब उन्होंने पहले ही इन्होंने अपने कंट्री के जो रिलेशन थे ना वो खराब कर लिए थे साउथ अफ्रीका में, दिखाने के लिए कि वो लोग इस अपार्थाइड की पॉलिसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये जब वो कहते हैं कि प्रतिनिधियों के देशों ने पहले रंग भेद की नीति की अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए ही दक्षिण अफ्रीका के श्वेत शासन के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। यानी उन्होंने जितने भी साउथ अफ्रीका के वो थे, रिलेशंस थे, वो सब खत्म थे, दिखाने के लिए कि वो लोग इस अपार्थाइड की पॉलिसी का सपोर्ट नहीं करते। वो खुद चाहते हैं कि ब्लैक्स जो है वो फ्री हो जाएं, वाइट्स खत्म की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब वो एक्चुअली डोमिनेंस खत्म हो जाती है तो उस डोमिनेंस से खत्म होने के बाद ये दिखाने के लिए कि अब जो गवर्नमेंट है उसका हम सपोर्ट करते हैं, ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम या मुक्ति। फाइनली हमें हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो मिल गई है। इस बात का क्या अर्थ है जब नेल्सन मंडेला ने ये स्टेटमेंट बोली? ये स्टेटमेंट जो है कि ब्लैक लोग ऑफ साउथ अफ्रीका जो है उन्हें अपनी फ्रीडम मिल गई है ऑप्रेसिव लॉज से, फ्रॉम द अपार्थाइड। अब उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो वोट दे सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो भी हमारे पास जो हक हैं, राइट्स हैं, वही अब उनको भी मिल जाएंगे।
इस कथन का अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों ने अंततः रंग भेद जैसे दमनकारी कानूनों से अपनी स्वतंत्रता की जीत ले ली है। अब उनकी राजनीतिक अधिकार और अवसर गोरों के समान ही थे, यानी नाउ दे वर एज इक्वल्स एज द वाइट्स, पर अब वो उतने ही बराबर हैं जितने वो लोग थे। Why were the two national anthems sung on the inauguration day? उस दिन दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? अब वो कहते हैं जो दो नेशनल एंथम है वो इनॉग्रेशन के दिन पे गाए गए थे। देवर कोसी सिकलेल ई अफ्रीका जो वाइट्स ने गाया था, एंड देश तेम जो इन लोगों के ब्लैक्स ने गाया था, और इनका नेशनल एंथम था पहले से ही बाय द ब्लैक्स। इट सिंबलाइज द कमिंग ऑफ टू ग्रुप्स। ये दोनों नेशनल एंथम गाकर लोगों ने दिखाया था कि हम दोनों ग्रुप्स का समर्थन करते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब हमारी कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप साथ मिलकर रहेंगे। That had remained segregated, जो अभी तक डिफरेंट रहे थे, जो अब तक अलग रहे थे बाकी लोगों से, अब वो भी साथ के अंदर आ गए हैं। उद्घाटन के दिन गाए जाने वाले दो राष्ट्रगान गोरों द्वारा गाए गए नी कोसी सिकलेल ई अफ्रीका और अश्वेतों द्वारा, यानी जो हमारे ब्लैक लोग थे, अश्वेत, श्वेत मतलब वाइट तो अश्वेत मतलब काले, द्वारा गाए गए गणतंत्र के पुराने गान डाइस थीम थे। यह दो समूह एक साथ आने वाले का प्रतीक था कि उस समय तक जातीय आधार पर अलग अलग होना बंद हो गए थे, यानी दोनों के दोनों जाति के बेसिस के ऊपर, कलर के बेसिस के ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन कलर। जब किसी भी इंसान के रंग के ऊपर भेदभाव किया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन कलर, जब किसी भी इंसान के बीच में कलर के ऊपर भेदभाव किया जाता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही ये चीज़ को किया गया था, दिखाया गया था कि अब हम दोनों नेशनल एंथम गाएंगे, यानी हम दोनों ही कल्चर्स को बराबर मानेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग अब नहीं होगा। एक्सप्लेन द लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। ये नोबल लाइन किसके लिए बात करी गई है? ये उनके पुराने फ्रीडम फाइटर्स के लिए बात करी गई है, और ये नेल्सन मंडेला ने बोला था कि पुरानी नोबल लाइन खत्म हो गई और अब मेरे से शुरू हुई है, यानी वो लोगों ने स्ट्रगल करी, अब उनकी स्ट्रगल को आगे मैं लेकर जा रहा हूँ। दिस मीन्स कि न्यूमेरस फ्रीडम फाइटर्स बिफोर नेल्सन मंडेला हैड पास्ड अवे आफ्टर हैविंग कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। इसका मतलब यह है कि नेल्सन मंडेला से पहले कई स्वतंत्रता सेनानी मुक्ति के संघर्ष में योगदान देने के बाद गुजर गए थे, और अब नेल्सन मंडेला वहां पर आ गए हैं लोगों को फ्री कराने के लिए, लिबरेशन यानी फ्रीडम की लड़ाई के अंदर उनको आगे तक, अंजाम तक लेके जाने के लिए। These were men of extraordinary courage। जो लोग जिनकी जान चली गई वह यह असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के व्यक्ति थे, यानी इन सब में ये तीनों क्वालिटीज, करेज यानी साहस था, विजडम यानी ज्ञान बहुत अच्छा था, और बड़े ही उदार भाव के लोग थे। मंडेला हैज रिज्यूम्ड देयर स्ट्रगल। अब मंडेला कहते हैं कि जो उनकी लड़ाई थी मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा, किसके खिलाफ? पॉवर्टी यानी गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, और लोगों की सफरिंग यानी उनके साथ जो पीड़ा है उनको मैं खत्म करूंगा। यानी जिस चीज़ की शुरुआत उन लोगों ने करी थी, लेकिन दुर्घटनावश उन्हें वो चीज़ें बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि वह उन्होंने अपनी शहीदी दे दी हमारे देश के लिए। इसे अब मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि वो सारी चीज़ें जो लोगों को पहले एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली, अब वो लोग मेरे शासन के अंडर उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। What according to Mandela is the true wealth of his nation? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एक देश की सच्ची संपत्ति क्या है, या who और what और whom does Mandela regard as the country's finest resource? मंडेला किसको या किसे अपने देश का सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानते हैं? वो कहते हैं हमारे देश की सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है? हमने किया था ना, इसका बेस्ट रिसोर्स उसके लोग हैं। इसमें आप लोग अपना कार्बन वाला एग्जाम्पल खुद भी डाल सकते हो, इसमें नहीं है वो, क्योंकि वो मेरा दिया हुआ एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियसली आंसर में नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो ट्रू वेल्थ ऑफ हिज नेशन और उनके लोग हैं, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। नेल्सन मंडेला के अनुसार उनके राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उनके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे से बेहतर और सच्चे हैं, उनसे भी ज़्यादा प्योर हैं वो लोग। वो कहते हैं कि उनके लोग जो है, उनका देश भले ही मिनरल्स में रिच होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए उनका सबसे रिचेस्ट चीज़ जो है वो उनके लोग हैं। वह लोगों को राष्ट्र की मिट्टी के नीचे खनिजों और रत्नों के से समृद्ध मानते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं, जो धरती के नीचे हमारे खनिज हैं या जो भी हमारे मिनरल्स हैं, उन सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे लोग हैं। वो जेम्स तो क्या ही अच्छे होंगे जितने मेरे देश के लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, जो हमारा साथ देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक तो किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड यहाँ तक ये पॉइंट सबको एकदम
क्लियर समझ में आ गया होगा। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए जो करेज है उसका क्या अर्थ है? व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय दीज लाइंस? तो वो कहते हैं मंडेला के लिए करेज यानी मंडेला के लिए साहस का मतलब है ओवरकमिंग फियर, डर पर काबू पा लेना, ना कि दी एब्सेंस ऑफ फियर, ना कि भय की अनुपस्थिति। वो कहते हैं ये ना हो कि तुम्हें डर लगता ही नहीं, वो करेज नहीं है। करेज है कि तुम्हें डर है लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उस डर को ओवरकम कर सकते हो, उसको उस पर काबू पा सकते हो, वही तुम्हारी करेज है, वही तुम्हारा साहस है। द ब्रेव ऑलवेज कॉन्कर फियर विच गिव देम स्ट्रेंथ टू स्टैंड फर्मली अगेंस्ट एट्रोसिटीज। वो कहते हैं एक सच्चा इंसान, एक ब्रेव इंसान वो होगा जो अपने डर पर काबू पा लेगा, और वो काबू जो है वो डर ही उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, और वो फर्मली स्टैंड करेगा, यानी मुसीबत के समय में वो डरेगा नहीं जब उसके सामने कोई भी एट्रोसिटी या कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब उसको लगेगा कि उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एट्रोसिटी का मतलब हो गया अत्याचार। विदाउट ब्रेकिंग डाउन, द करेजियस पीपल नेवर फील अफ्रेड। उनके हिसाब से जो इंसान करेजियस है वो कभी भी डरता नहीं है। वो कहते हैं बहादुर हमेशा डर पर विजय प्राप्त करता है, जो उन्हें बिना टूटे अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने की ताकत देता है। साहसी लोग को कभी भी डर नहीं लगता। जो इंसान करेजियस होता है वो किसी भी सिचुएशन से डरता नहीं है। वो कहता है आजा, मैं तुझे देख लूंगा, आई विल हैंडल द सिचुएशन द वे इट इज। इन मंडेला's ओपिनियन व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस? मंडेला के अकॉर्डिंग दो कर्तव्य कौन से होते हैं जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में पूरे करने चाहिए, और ऐसा क्या था कि वो साउथ अफ्रीका में पूरे नहीं किए जा सकते थे? मंडेला की राय में वे कौन से दोहरे द्वितीय दायित्व थे जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं? दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी के लिए इन दोहरे दायित्वों को पूरा करना क्यों संभव नहीं था? वो कहते हैं मंडेला इस ओपिनियन के थे कि एक इंसान की दो ऑब्लिगेशन होती हैं, अपने फैमिली को खाना पीना, रहने के लिए जगह देना, और अपनी कंट्री के अंदर शांति बनाए रखना, अमन बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये इंसान की दो ऑब्लिगेशन, दो ड्यूटीज, कर्तव्य होते हैं। पहला होता है उसकी फैमिली, पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने बच्चों की तरफ, और दूसरा होता है अपने लोगों की तरफ ही कोई भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, कोई भी कलह कलेश देश में ना हो। It was not possible for a man in South Africa to fulfill these because by doing so वो white rulers को एक खतरा बना देते थे, और white rulers वो खतरा तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। वो उन्हें पनिश करते थे और उन्हें फेंक देते थे किसी दूसरे कोने में, क्योंकि वहां पर अपार्थीड लॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मंडेला की मत है कि प्रत्येक व्यक्ति दोहरे दायित्व होते हैं, यानी उसके ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने लोग, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी के लिए इन दोनों को पूरा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से वे गोरे शासकों के लिए खतरा बन जाते थे। तो उन्हें दमनकारी रंग भेद कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था, और उसको उसके घर से दूर करके, उसे दंड देकर, उसको पनिश करके उसके घर से दूर निकाल देते थे, उसे कहीं और फेंक आते थे, छोड़ आते थे कि भैया अब तू तो वहीं रह, यहाँ पर हम तुझे आने नहीं देंगे। तो वाइट्स की जो कंडीशन, ब्लैक्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब वो कहते हैं मंडेला ने जब वो छोटे थे तो वो कैसी जिंदगी जीते थे? तो वो कहते हैं एज अ चाइल्ड मंडेला की एक काफ़ी सेफ और काफ़ी फ्री लाइफ थी। वह जीवन बड़ा सुरक्षित और बड़ा ही मुक्त था, मतलब कोई परेशानी नहीं थी उनके जीवन में। ही वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड, स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स। वह खेतों में दौड़ना, साफ धारा में तैरना, तारों के नीचे रोटी नहीं मक्की होगा यहाँ पर, मक्की भूनना, कुछ भी करना, और बैलों की सवारी करने के लिए वे स्वतंत्र थे। मतलब बचपन में एक इंसान के पास जो फ्रीडम्स होती हैं वैसी सारी फ्रीडम इनके पास थी। वो कहते हैं जब तक वो अपने पापा को और अपनी कम्युनिटी के लॉज को मानते थे तब तक उन्हें किसी भी चीज़ को करने से रोका नहीं जाता था। वे कहते हैं जब तक अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करते थे तब तक वह प्रतिबंधित नहीं थे, तब तक उनको कोई भी नहीं रोकता था, तब तक वो फ्री थे कुछ भी करने के लिए। वो जो चाहे, वो जैसे चाहे वो कर सकते थे, उन्हें कोई भी परेशानी किसी भी चीज के अंदर नहीं थी। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Why did Mandela say this? वो कहते हैं जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है वो दोनों की फ्रीडम जा चुकी है, नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा? वो कहते हैं उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से मानवता को लूट लिया जाता है, मंडेला का ऐसा कहना क्यों था? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला जो ऑपरेसर है, यानी जो उत्पीड़ित, क्या है हमारा उत्पीड़क, जो हमें ऑपरेस कर रहा है, वो एंस्लेव्ड है जितना ही ऑपरेस उत्पीड़ित।
दे बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों के पास फ्रीडम नहीं है। द ऑप्रेस्ड इज रॉब्ड बाय सप्रेसिव पावर, वो कहते हैं मंडेला के अनुसार उत्पीड़क उतना ही गुलाम होता है जितना उत्पीड़ित। वे दोनों अपनी मानवता से लूट रहे हैं, लूट नहीं लूट रहे हैं। उत्पीड़ित को उत्पीड़क की दमनकारी शक्ति द्वारा लूटा जाता है, जबकि उत्पीड़क यानी ऑपरेसर घृणा के भार से दबे होते हैं। दे आर ऑपरेस्ड या दे आर बर्डन्ड विद द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, वो गुस्से से भरे हैं और वही उनका बैरियर है, जो वही जो है उन्हें सही चीज़ों को देखने से रोकता है, वही उनकी आंखों के सामने एक पर्दा है प्रेजुडिस का, किसका, पूर्वाग्रह का और संकीर्णता का, यानी जैसे हम कहते हैं नैरो माइंडेडनेस की, बहुत छोटी सोच होना, यही चीज़ उनके जो थी ना बाधा बनती थी उनको किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझने में, और उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल थी। वो इतना खो चुके थे उस चीज़ के अंदर कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। देवर लाइक कि ठीक है जो हो रहा है हम तो नॉर्मल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या होने वाला है। What do you understand by the term apartheid? Of the three countries, North America, Australia, South Africa, where was the system practiced and उसका क्या हुआ, कौन इस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल था? अब वो कहते हैं अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग के ऊपर एक नस्लीय भेदभाव का सिस्टम है, जिसका मेन काम ये था कि वाइट्स जो है ना वो अपनी डोमिनेंस वो शुरू कर दे डार्क स्किन्ड लोगों के ऊपर उनके खुद के ही लैंड में। ये सिस्टम की वजह से जो भी प्रिविलेजेस थी, जो भी फायदे होते थे, वो सिर्फ वाइट्स को ही मिलते थे और ब्लैक्स बेचारे रह जाते थे। The blacks were subjected to harsh and inhuman oppressive practices that have not been faced by any societies in the world. और ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आज से पहले किसी ने भी किसी भी देश में फेस नहीं करी थी। रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य गोरों को अपने ही देश में काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करना था। बेसिकली हमारा जो अपार्थाइड है वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वाइट लोग अपनी ही पावर एस्टैब्लिश कर लेते थे उन्हीं देश के रहने वाले काले लोगों के ऊपर। इस प्रणाली में केवल गोरों को सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार प्रदान किए गए। जो भी बेनिफिट्स थे, सोशल प्रिविलेजेस, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, वो सिर्फ लोगों को, वाइट्स को मिलती थी, कालों को कुछ नहीं मिलता था। अश्वेतों को कठोर और अमानवीय दमनकारी प्रथाओं के अधीन किया गया था, जिसकी से दुनिया ने कभी भी समाज में ऐसा कुछ नहीं देखा था। आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं देखा गया था जैसा यहाँ देखने को मिल रहा था। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, इट वाज प्रैक्टिस्ड इन बोथा बाय द बोथा रिजीम, इसको रिजीम को हम बोथा रिजीम कहते हैं। This system resulted the creation of a very deep and lasting wound in the country and its people. और इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक चोट लगी उनके दिल पे, एक अंदरूनी चोट थी कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। The black of South Africa were treated as outlaws. उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता था जैसे मान लो they were not of उस देश के, they were not of that country, कि वो जैसे उस कंट्री के हैं ही नहीं, जैसे वो उस देश के वासी हैं ही नहीं। And any attempts to fight for the rights led to victimization of the laws by the apartheid. और कभी भी वो लड़ाई करने की कोशिश करते भी थे तो उनको बंदी बना लिया जाता था और उनको बाहर कर दिया जाता था, उनको पीड़ा पहुंचाई जाती थी, उनको शारीरिक कष्ट दिया जाता था ताकि वो ब्रिटेन के खिलाफ, फाइट्स के खिलाफ ना लड़े। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक जंग शुरू करी, सब पॉलिसी के अगेंस्ट एक जंग को लेकर आए और 10 मई 1994 तक अपनी फ्रीडम को अचीव करके इनको खदेड़ दिया। नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली इस गहन दमनकारी नीति के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और अंततः 10 मई 1994 में इसकी सफलता 94 में इसकी सफलता में पाने में सफल रहे, यानी अपनी इसको फ्रीडम फाइटिंग को फुलफिल करने में वो लोग सफल रहे। At the beginning of the speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. ये extraordinary human disaster क्या था? फिर वो कहते हैं कि उन्होंने एक glorious human achievement भी करी, वो क्या थी?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जिसके बारे में मंडेला बात करते हैं अपनी स्पीच के अंदर, वो था कि इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक जिस तरीके से ब्लैक्स ने वाइट को कंट्रोल किया है और उन पे अपनी डोमिनेशन इस्टेब्लिश करी है, वो अपने आप में एक बड़ी ही गलत चीज़ थी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर था जो आज से पहले दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया था। इस पॉलिसी की वजह से अनथिंकेबल ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। बहुत ही इनह्यूमन, जिसमें इतनी दरिंदगी दिखाई गई है, इतना बुरा अत्याचार किया गया है इन डार्क स्किन लोगों के ऊपर, उनके खुद ही के ही देश में उनको बंदी बनाकर रखा गया है। दिस वॉज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस बिकॉज गॉड ने हर इंसान को बराबर बनाया था और कोई भी इंसान किसी और को जस्ट बिकॉज कि उसका कलर थोड़ा सा डार्क है उसके बेसिस के ऊपर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि फिर उन लोगों ने एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट करी, यानी उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर सी एक शानदार मानवीय उपलब्धि प्राप्त करी। और वो क्या थी? वो ये थी कि जिसमें वो कहते हैं कि फाइनली उन्होंने अपने जो आउटलॉज का स्टेटस था जिसमें इनको इस तरीके से अपराधियों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था, अब उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। अब वो अपराधी नहीं है, वो उस देश के वासी है जो उस कंट्री के अंदर अब रह सकते हैं। फाइनली उन्होंने अपनी पहली इलेक्शंस को जीत लिया, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, जिसमें लोगों के पास हक था अपने लीडर को चूज करने का। वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को उन्होंने जीत लिया एंड वो गवर्नमेंट जो थी एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी। एक ऐसी गैर नस्लीय सरकार को इजाद किया गया, उस साल देश में लाया गया जो काले और गोरों को बराबर से ट्रीट करेगी। ये अचीवमेंट जो थी ये ग्लोरियस थी। अचीवमेंट जो है उनके लिए पहली गौरवशाली अचीवमेंट थी, गौरवशाली क्या कह सकते उपलब्धि थी। एंड क्योंकि वहाँ से उन्हें विक्ट्री मिल गई थी ओवर दी इट बीन द विक्ट्री ऑफ द ब्लैक्स, क्योंकि ये काले लोगों के लिए एक जीत का प्रतीक था कि उनको वो जीत हासिल हो गई है। अब उन्हें किसी के भी नीचे किसी के भी अंडर रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, मंडेला बताते हैं कि उनके सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फर्स्ट डेकेड में यानी 1910 में कुछ और थी और 1990 आते आते कुछ और हो गई। तो वो क्या था? अब वो कहते हैं द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब मंडेला पैदा हुए थे, वाइट जो थे साउथ अफ्रीका में सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस एंड बिकेम यूनाइटेड। तो उस समय वो लोग साथ हो गए थे। सेट अप द मोस्ट विशियस सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन कॉल्ड दी अपार्थीड। उस समय पे उन्होंने इनकी कंट्री में सबसे बुरा सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था अपार्थीड। इन द वर्ड्स ऑफ मंडेला, ये सिस्टम जो था ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर था जिसने वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड को बनाया था। यानी गैरों के अश्वेतों के साथ भेदभाव किया उन्होंने, गहरा आघात यहाँ पे था ना। एक असाधारण आपदा थी जिसने दुनिया में सबसे कठोर अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया था। फिर वो कहते हैं द वाइट्स डिस्क्रिमिनेटेड द ब्लैक्स एंड स्कार्ड देम डीपली। जिस तरीके से गोरों ने श्वेतों के साथ भेदभाव किया उसका उनके ऊपर, उनके दिल पर बड़ी गहरा आघात, बड़ी गहरी चोट पहुंची। हाउएवर इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी अपार्थीड सिस्टम जो था वो हटा दिया गया, फॉरएवर के लिए चेंज कर दिया गया। लोगों के हकों को मान्यता मिली और सारे के सारे लोग इररिस्पेक्टिव वो कौन से रंग के हैं, काले गोरे हमारे जैसे भी, उन सबको बराबर हक दे दिया गया। ये न्यू सिस्टम जो था ना, ये प्रतीक था विक्ट्री का, जीत का। किस चीज की जीत? इंसाफ, शांति और ह्यूमन डिग्निटी का, यानी अमन चैन की जिंदगी अब लोग जी पाएंगे। फाइनली इनकी कंट्री में पहला लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार बना दी गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यानी 1910 में सिस्टम बहुत बुरा था, बहुत बुरी डोमिनेशन थी, लेकिन 1980 आते आते 1990 तक मान लो आते आते इनके देश के अंदर सारी परेशानियों का अंत हो गया था और ये लोग जो थे ये काफ़ी हद तक फ्री हो गए थे। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और किसी को भी कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर हैं तो कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स बता दो। आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स, आई विल सी टू इट कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इसी तरीके के और चैप्टर्स को करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें इसी तरह और आगे बढ़ते रहें इसी तरह। बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट एवरीवन।